यह बात पता चल चुकी थी कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, तो वह लोग अपनी सारी ही बातें हमसे शेयर कर रहे थे। उनका एक बेटा आरिफ, जो अभी भी सऊदी अरब में मौजूद है, वह अपने भाई को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन दोनों को ही जेल पहुंचा दिया गया है। इसलिए अब उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा हमारे देश में जब कोई जेल चला जाता है तो उसके जाने के बाद पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, मामला अदालत तक पहुंचता है, वकील अपना अपना केस लड़ते हैं और जज फैसला सुनाते हैं, और हर केस में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। और तारीख पर तारीख पड़ने के बाद हमारे यहाँ मामला सरकार से सीधा टकराव की स्थिति बन जाती है। लेकिन फैज के केस में किसी का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, इसलिए सरकार ही पैरवी कर रही है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के पुलिस वालों ने फैज और उसके साथी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पूरा इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग वहां से तो वापस आ गए थे, लेकिन कई दिनों तक पूरे मेरठ में सोशल मीडिया पर रच्चो होता गाँव में, बल्कि पूरी दुनिया में इस केस में रिलेटेड बातें होने लगी थी। अब कितना सच था कितना झूठ था, यह सब कुछ तो पुलिस सारी जानकारी जुटा रही थी। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप हमारे चैनल पर प्यारा सा एक कमेंट करना मत भूलना। उसके बाद ही पता चलना था। हम मीडिया रिपोर्टर ने भी हर तरह की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी रिपोर्ट से यह साबित जाहिर हो गया कि फैज और उसके साथी आबिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को खबर मिली थी कि सऊदी अरब में क्रिमिनल कोर्ट मक्का में आपराधिक न्यायालय है। वहां पर जजों की पूरी टीम ने बैठकर इस मामले की सुनवाई की, और इस मामले की सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत सुना दिया गया कि उन दोनों ने मिलकर जो जुर्म किया है, उनके पास 750 ग्राम नशे के जो पदार्थ पाया गया है, उस हिसाब से उन दोनों को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। हमारे आसपास भी अगर कहीं किसी को भी सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है तो एक अजीब सा माहौल जाता है, हड़क समझ जाता है। फैज जिस गांव का रहने वाला है, वहां की आबादी काफ़ी ज़्यादा, फिर वहां पर ऐसा कोई घर बचा नहीं था जहां के परिवार का एक ना एक सदस्य अपने देश से निकलकर दूसरे देश में नौकरी ना करता हो। उस गांव के लगभग 600 से 700 ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाकर नौकरी कर रहे हैं, और मोस्टली सब 999 में ऐसे लड़के हैं जो ज़्यादातर ड्राइविंग का ही काम करते हैं। इस केस से रिलेटेड और भी बातें हमारे सामने आई थी। कुछ समय पहले सऊदी अरब में काम करने वाले एक लड़के जिसका नाम असद था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसका मर्डर हुआ था। अब उसका मर्डर क्यों और कैसे हुआ, इस बात की जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वह भी ड्राइवर ही था और वह छोटी गांव का रहने वाला था। हमारी इसके बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन उनमें से कभी किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो कभी कोई किसी गलत केस में फंसा है, और ना ही किसी का मर्डर हुआ है, और ना ही कोई दुर्घटना हुई है, और ना ही कोई आपराधिक वारदात हुई है। एक ही लड़के का मर्डर हुआ है और दूसरे लड़के के साथ यह सब कुछ हुआ है। यह दोनों ही केस अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि दोनों लड़के एक ही गांव के हैं। जब 600 से 700 लोग में उनका पता चलता है कि फैज नाम के लड़के के साथ भी ऐसा हुआ है, तो वह लोग हैरान रह जाते हैं। और परिवार के लोगों को भी जब यह खबर होती है कि उनके बेटे को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो वह लोग रो रो कर अपना आपा खो खो बैठे हैं। उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही, उन्हें कोई लाइन नहीं मिल रही जिससे वह अपने बेटे से संपर्क कर सकें। आखिर इतनी दूर से वह लोग अपने बेटे से कैसे संपर्क कर सकते हैं। बड़े बेटे से उनकी बात हो रही है, जो उनको सऊदी अरब में होने वाली इस हादसे की एक एक जानकारी दे रहा है। हालांकि वह खुद भी अपने भाई से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह अपने भाई से मिलने की कोशिश करने लगा तो कहीं उसे भी इस आरोप में फंसा नहीं लिया जाए। अब यह सब कुछ आरोप है या फिर फैज और आबिद ने जानबूझकर यह सब कुछ किया है? क्या वह लोग यही कारोबार कर रहे थे? किसी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। फैज के भाई रिहान और फैजल ने भी हमें अपना बयान दिया। उन लोगों का कहना है कि हमारा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो ड्रग्स की फरोख्ती करने वाला इंसान होता तो हमें भर भर कर पैसे भेजता। उसे फंसाया गया है, उससे बदला लिया गया है। हम लोगों को शक है कि उसे उसी के मालिक ने फंसाया है, जिनको अपनी गाड़ी की भरपाई चाहिए थी।
अब क्या सच है और क्या झूठ है, इस चीज़ का पता भी पुलिस लगा रही है। फिलहाल तो पुलिस वाले, परिवार वाले यह कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से फैज़ से कांटेक्ट बना सकें। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी सऊदी अरब में काफ़ी जानकारी है। ऐसे लोगों ने फैज़ के परिवार वालों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि फैज़ की ज़िंदगी को बचाया जा सके, उसको मौत की सज़ा से छुटकारा दिलाया जा सके। इस सब में हमारी भारतीय सरकार भी हमारी मदद कर सकती है। हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर फैज़ आरोपी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वह आरोपी नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है तो उसे बचाया जाए और उसे सही सलामत हिंदुस्तान वापस लेकर आया जाए। इस तरह की कोशिश करने वाले कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है यह आगे देखा जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार हो या फिर कोई बड़े नेता हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो या अखबार का माध्यम हो, इसी तरह से सभी लोग अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनका यही कहना है कि हमारा बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, माँ की भी तबीयत खराब हो गई है, वह अपने लाल को देखने के लिए तड़प रही है, पिता सदमे से बेहाल हो रहे हैं और भाई इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने भाई को बचा सके। हालांकि सऊदी अरब के कोर्ट में जब यह केस चला तो वकीलों में आपस में बहुत बड़ी बहस हुई और चार्जशीट लगाई गई। उस हिसाब से पता चला कि फैज़ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब फैज़ ने अपना जुर्म कबूल किया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अगर वह आरोपी नहीं है तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल क्यों किया, और अगर वह आरोपी है तो फिर उसे बचाया जाए और उसे यहाँ लेकर आया जाए। जुर्म कबूल करने के हिसाब से फैज़ आरोपी साबित हो चुका है। कब उसे फांसी होगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में 214 लोगों को मौत की सज़ा हुक्म सुनाया गया है, जिसमें से भारत के 2 या 3 लोग ही बताए जाते हैं, जिनमें से एक हमारे हिंदुस्तान का फैज़ अहमद भी शामिल है। यह जो आंकड़े हैं वक्त के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बताया जाता है कि ये जितने भी केसेस हैं उसमें काला जादू, हत्या, रेप, ड्रग्स, इस तरह के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में सऊदी अरब में जब आरोपी साबित हो जाता है तो उसे बीच चौराहे पर लेकर जाते हैं और हजारों लोगों की भीड़ के बीच उसके साथ पैर बांध दिए जाते हैं। सारे लोग आपस में खड़े होकर यह सारा तमाशा देख रहे होते हैं। हाथ बांधने के बाद सर पर कपड़ा रख दिया जाता है जिससे आरोपी सामने कुछ न देख सके, उसे सिर्फ अंधेरे में अपनी मौत ही दिखाई दे होती है। जल्लाद आता है और उसकी गर्दन कलम करके चला जाता है। यह सब कुछ दुनिया के ऐसे इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि बाहर के देशों में सजाओं की भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमारे देश में कानून है, उस कानून के हिसाब से आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाती है। इस तरह हर देश का अपना अलग अलग कानून है, हर आरोपी को अलग तरह से सज़ा दी जाती है। गल्फ़ कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर कोई अपराध करेगा उसके लिए कानून का इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि वह कानून का दुरुपयोग करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले हजारों बार सोचता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फारूक अहमद अपने बेटे को बचा पाएंगे। उनके बेटे को मेहनत कर रहे हैं अपने भाई को बचाने के लिए, क्या उनकी मेहनत सफल हो पाएगी? क्या फैज़ अहमद वापस सही सलामत इंडिया वापस आ जाएगा या फिर उसे सजाए मौत मिल जाएगी? खैर, वक्त के साथ ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह की यह घटना है सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में, या कोई भी ऐसे लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं, उनके दिल में एक दहशत फैल जाती है। लोग अपने देश से बाहर काम पर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे और उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि क्या हम भी किसी साजिश का शिकार हो जाएंगे, या हमसे कोई पाप हो जाएगा, या हम अपने देश कभी जिंदा वापस लौट कर आ सकेंगे या नहीं। ऐसे लोगों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। यह घटना ही इतनी खतरनाक और सनसनीखेज है कि कोई भी मामूली इंसान अब कुछ भी करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ऐसे लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं उस पुलिस वाले की लापरवाही रही होगी जिससे फैज़ फंस चुका है। एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि अगर उस पुलिस वाले की लापरवाही है तो वह पुलिस वाला जांच में क्यों नहीं आया? क्या पुलिस वाले की भी कोई मिली भगत थी? क्या वो फैंस को फंसाना चाहता था? यह भी एक तरह का सवाल है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप लोग भी ऐसे हादसों को सुनकर संभल जाएं और सोच समझकर कोई भी काम करें। बस आप लोग कानून का ना तोड़ें, चाहे आप इस देश में हैं या किसी और देश में। हम लोगों ने भी इस पूरी खबर को कवर किया
और अब आगे भी हम लोगों की नज़रें फैज़ की और अब आगे भी हम लोगों की नज़रें फैज़ के केस पर टिकी हुई है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा भारतीय नागरिक वहां से बचकर निकल आए और अगर वह आरोपी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी होता है जहां ज़बरदस्ती किसी को आरोपी बना दिया जाता है, किसी न किसी अपराध में उसे फंसा दिया जाता है जबकि वह अपराध उसने किया भी नहीं होता। फैज़ के परिवार वाले बहुत परेशान हैं। हम लोग उनकी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। वह बेचारे गरीब लोग हैं। अगर यह केस ख़त्म हो जाता है तो दुनिया वालों के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ जाएगी। फैज़ अभी तो पुलिस कस्टडी में जेल में है। अभी उसको कब मिलेगी नहीं पता, अभी यह क्लियर नहीं हो सका। लेकिन उसके परिवार वाले अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा बच सके। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, दूसरे देश में नौकरी करने जाना अपने सपनों को पूरे करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन यह बेहद ज़रूरी है कि आप उस देश के कानूनों और नियमों का पूरा सम्मान करें। सऊदी अरब जैसे देशों में कानून सख्त होते हैं और उन्हें तोड़ने का परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। विदेश में नौकरी करने वालों को यह समझना चाहिए कि कानून की जानकारी ना होना आपके गलती को माफ़ नहीं करता, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं, ईमानदारी से काम करें और किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहें। अपनी मेहनत और ईमानदारी से घर के हालात बेहतर बनाएं, लेकिन यह ना भूलें कि एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अपने सपनों की राह पर चलें, लेकिन हर हाल में कानून और नैतिकता का पालन करें। सपनों को पूरा करने की राह में शॉर्टकट अपनाना कभी सही नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत की सच्ची सफलता की कुंजी है। जो लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि कानून का पालन और सच्चाई से काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी अरब जैसे देशों में सख्त कानून हैं जहां एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए कभी भी जल्दी पैसे कमाने या सफलता पाने के लिए गलत रास्ता ना अपनाएं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।